नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं रुमाना अलवी। बताने वाले हैं कि क्या कुछ रहने वाला है आज दिन बखास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। एग्जिट पोल में 2 राज्यों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सदन में फिर हंगामे के आसार। MP विधानसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी पूरी। सदन पटल पर पत्र रखेंगे कई मंत्री। आज बिलासपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर करेंगे अध्यक्षता। सभी संभाग प्रभारी और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। आय से अधिक संपत्ति मामले में रमन सिंह को बिलासपुर हाई कोर्ट से क्लीन चिट। रमन सिंह बोले, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कांकेर में बिजली खंभे से टकराई कार। हादसे के बाद लगी भीषण आग। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस बल। हटा में कथा के दौरान गिरा पंडाल। हादसे के वक्त 3000 से ज्यादा लोग थे मौजूद। कई श्रद्धालुओं को आई चोटें, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड के एग्जाम। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की होगी परीक्षा। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। रेलवे ने दी होली स्पेशल ट्रेनों को सौगात। दुर्ग और पटना के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेन। और इंदौर में तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 47 रन की बढ़त। पहली पारी में 109 रन के जवाब में बना 156 रन। 4 विकेट गिरे। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। PM मोदी रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेश मंत्रियों की आज बैठक होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होगी। आप 5 मार्च से घर घर जाने का अभियान भी शुरू करेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सांस के संक्रमण से 7 बच्चों की मौत हो गई है। मौसम के बदलाव के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर कांकेर से आपको बता दें, जहां बिजली के खंभे से टकराई है कार और टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई है। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, ये अच्छी बात रही। चरामापुरी रोड पर यह पूरी घटना हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से, जहां बिजली के खंभे से कार टकराई है। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई है। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, कैसे कार टकरा गई? देखिए, यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार जो है काफी रफ्तार में रही होगी और रफ्तार में होने के बाद पहले बिजली खंभे से टकराई है, उसके बाद जाके पेड़ में टकरा गई है। और पेड़ में टकराने के बाद इसमें काफी मतलब भीषण आग लगी। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। हालांकि चौड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ था। चूंकि आसपास कोई ग्रामीण मौजूद नहीं था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि आखिर कार में कितने लोग मौजूद थे। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कार में कोई मौजूद नहीं था। हो सकता है कि दुर्घटना के बाद जब कार के जो सवार लोग थे वो कार छोड़ के गए होंगे, उसके बाद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई होगी। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है चारवा पुलिस कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाएगा और आग लगने के कारणों का पता किया जाएगा। अभी जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं तो आग तो काफी भयानक लगी होगी। आसपास की अगर बात करें तो लोग सुरक्षित हैं? आसपास कुछ रिहायशी एरिया था या फिर क्या थी जगह? देखिए, ये चारमापुरी मार्ग है जो वहां पे ये हादसा हुआ था और चौड़ी गांव से थोड़ी दूर पर यह हादसा हुआ था। हालांकि जब ग्रामीणों ने आग की लपटें देखी है, वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस जब पहुंचकर आग पर काबू पाया है, पर उस समय कार पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस यही अंदाजा लगा रही है कि कार दुर्घटना के बाद जो कार में सवार लोग थे वो चले गए थे और उसके बाद हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। हालांकि पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। गाड़ी किसकी थी, क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके जल चुकी है, उसमें कोई कागजात मिले नहीं है,
इसलिए ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि गाड़ी किसकी है। पूरे मामले की जांच जो है चारमा पुलिस कर रही है और हो सकता है जल्दी इसके बारे में पूरी खुलासा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जानकारी ली जा रही है, देखना होगा कि क्या निकल के आता है सामने। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हटा के देव श्री गौरी शंकर मंदिर में भगवत कथा वाचन के दौरान पंडाल टूटकर गिर गया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल मंदिर परिसर में 24 फरवरी से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को हजारों श्रद्धालु यहां कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। कथा वाचन के दौरान अचानक से मौसम बिगड़ गया और तेज आंधी बारिश की वजह से पंडाल टूटकर भक्तों पर जा गिरा, जिससे अफरा तफरी का माहौल यहां पे बन गया और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। घायलों में से एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें हटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी लगने पर मौके पर प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में उन्होंने बताया। आपको बता दें कि भागवत कथा का वाचन वृंदावन से आए ललित वल्लभाचार्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें हटा की आप देख रहे हैं, जहां पे भगवत कथा के दौरान अचानक से पंडाल गिरा, मौसम बदला और जिसके बाद भक्त यहां पे कथा सुन रहे थे और ये पंडाल उन पे गिर गया, जिसमें एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई श्रद्धालुओं को यहां पे मामूली चोटें आई हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होगी और इस दौरान आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है। इससे पहले कल सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया था। उस दौरान भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक यहां पे हुई थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी हो जाएगी। आज भी हंगामेदार रहने के आसार सत्र को बताए जा रहे हैं। विपक्ष पहले ही अभिभाषण को सरकार के झूठ का पुलिंदा बता चुका है और इससे पहले यानी कि कल सरकार ने 3 लाख करोड़ के ज्यादा का बजट जो है यहाँ पे पेश किया था और उस दौरान भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली थी, नोकझोंक हुई थी यहाँ पे। और आज भी हंगामेदार रह सकता है ये सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो जाएगी आज और अभिभाषण को विपक्ष पहले ही झूठ का पुलिंदा बता चुका है। कल बजट के दौरान भी विपक्ष ने जम के यहां पे हंगामा किया और दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जमकर नोकझोंक भी यहां पे हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार यहां पे जताए जा रहे हैं कि सत्र जो है वो हंगामेदार रह सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी हो जाएगी। अभिभाषण को विपक्ष बता चुका है झूठ का पुलिंदा और कल जिस तरीके से देखा लगातार पल पल की अपडेट हमने दी तो उस टाइम पे भी पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। कल विधानसभा में पेश एमपी सरकार के बजट को जहां सत्ता पक्ष सभी वर्गों का हितैषी बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है। बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम
कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। ये कौन सा ही बजट है, सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। रिपोर्ट IBC 24। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। सीएम भूपेश लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन यहां पे पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने लगाया है ध्यान आकर्षण। तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर भी यहां पे मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन यहां पे पेश करेंगे। नारायण चंदेल और कुलदीप जुनेजा ने लगाया है ध्यान आकर्षण। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें 65 विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सभी विधायकों को विपक्ष के सभी सवालों के जवाब मजबूती से देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा के लिए सभी विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मजबूती से विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देंगे। चुनाव के पहले सरकार को तो ये अंतिम बजट होगा, इसलिए कोशिश है कि जो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाए। चूंकि ये अंतिम बजट सत्र है, तो हमने सबको अनुरोध किया है कि उपस्थिति पूरा रहे। सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसकी चर्चा में पूरा भाग लेना है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूरे प्रदेश के आने वाले समय में हम किस प्रकार से और विकास के रास्ते आगे तय करेंगे, उसका उल्लेख है। सभा सत्र के लिए स्ट्रैटेजी, सबकी जवाबदेहियाँ उनकी अटेंडेंस के संदर्भ में कि 100% अटेंडेंस भी सुनिश्चित करिए और मजबूती से जवाब दीजिए। अच्छे से तैयारी करके आए सब कोई और भाग लें। तो चलिए, जैसा कि बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे राम वनगमन, आत्मानंद स्कूल और तुहर सरकार तुहर बार कार्यक्रम को सराहा। विधायक मोहन मरकाम के राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित किया। विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल से गलत भाषण पढ़वाने का आरोप भी लगाया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि राज्यपाल के अधिकारों को चैलेंज करने वाली सरकार को अगर राज्यपाल पर भरोसा नहीं है तो फिर अभिभाषण राज्यपाल से पढ़वाया क्यों। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की टोका टाकी निंदनीय और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है। इससे पहले स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के देश और दुनिया के लिए नई आशा और नई विश्वास का गढ़ बनाने में सशक्त हासिल की है। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है। जिस तरीके से राज्यपाल महोदय के ही ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि आपको अपना अधिकार समझना चाहिए, और लगातार माननीय उच्च न्यायालय में जो सरकार के द्वारा आरक्षण के पक्ष में अपील किया गया है उसको लेकर के उनकी आपत्तियां थी, तो मैं समझता हूं ये बेहद दुखद है। राज्यपाल महोदय के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में माना कि ये याचिका चलने योग्य नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। न्यायालय में मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग भी की गई थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलाने योग्य नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले पर रमन सिंह ने कहा कि पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय में ने कहा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उन लोगों ने उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता। याचिका राजनीति से प्रेरित है। न्यायालय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया। अडानी समूह में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर आई हिडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस मार्च और अप्रैल में कई स्तरों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों के लिए भ्रष्ट यार बचाए सरकार का नारा भी दिया है। 6 से 10 मार्च तक एसबीआई और एलआईसी कार्यालय के सामने ब्लॉक स्तर पर यह आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं 13 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यालयों में स्थित राजभवन चलो अभियान और मार्च महीने में ही कांग्रेस जिला और राज्य स्तर पर पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं अप्रैल में छत्तीसगढ़ में पर्दाफाश महारैली का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सभी विधायक, सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों को विशेष रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आज आएंगे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के ये नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से इसकी वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ पे तैनात किए गए हैं। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव हुआ था। नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों पर गिनती होगी। तो आज 3 राज्यों के नतीजे आएंगे। नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। दिल्ली में आज G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। G20 देशों के लिए विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं चीन के विदेश मंत्री किन गांग। वहीं भारत चीन विदेश मंत्रियों में भी होगी। आपको बता दें कि द्विपक्षीय वार्ता, भारत चीन वार्ता का एजेंडा अभी तक साफ नहीं है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, G20 देशों की बैठक होने जा रही है। भारत चीन के जो विदेश मंत्री है वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी विदेश मंत्री उनकी ये बैठक होने जा रही है। चीन के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां सब्जी मंडी में आग से अफरा तफरी मच गई है। आग की चपेट में आने से 4 दुकानें खाक हो गई हैं। 4 दुकानें जल गई हैं। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। राजस्व विभाग की टीम सर्वे करेगी नुकसान का कि कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मुरैना की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, आग लगने के कारणों का। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों को आईब्रो पतली करवाना, मुंडवाना या नुचवाने का जायज नहीं है। जरूरत पड़ने पर इन्हें छटवा सकते हैं। बरेली में शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में ऐसे कई फरमान बरेलवी मसलक को मनाने वाले मुसलमानों को सुनाए गए। मसलक से
पूछे गए सवालों के जवाब में यह फरमान सामने आया कि फरमान में यह भी कहा गया है कि किसी दूसरे के बाल बिग के तौर पर सिर पर लगाना भी जायज नहीं है। मामले में मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनास अली ने समर्थन करते हुए कहा कि हर धर्म के अपने अपने नियम और संस्कार होते हैं। अल्लाह ने जैसा हमें भेजा है वैसा ही रहना चाहिए। बरेलवी मसलक के इन फरमान पर बहस भी छिड़ गई है और प्रतिक्रियाएं सामने भी आने लगी हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज में तो महिलाओं को उनके पूजा स्थल पर भी जाने की इजाजत नहीं है। समाज में ऐसे कई नियम हैं जो महिलाओं की आजादी छीनते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व संस्कृति मंत्री और कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो का कहना है कि एक समाज का विशेष के नियमों की बात है। उन्हें जो लगता है वो अपने लिए नियम बना सकते हैं। भारत हमारा मुल्क है, इसमें हर शख्स को अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है। अगर कोई मजहबी बात है कि आईब्रो नहीं बनवाना चाहिए तो ये मज़हब को फॉलो करने वालों से मुताल्लिक़ बात है और मज़हब के जो रहनुमा हैं उनसे मुताल्लिक़ बात है। उनके यहाँ तो कुछ भी जायज़ नहीं है ना। महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, आराधना स्थल नहीं आने देते महिलाओं को। तो जितना महिलाओं का शोषण और अपमान वो लोग करते हैं उतना तो दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं इसमें क्या कमेंट करूँगा। उनके समाज की बैठक है, कोई सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं कि सरकारी कोई चीज़ आई है। उन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर कुछ कहा है तो मैं इसमें कोई नहीं होती कि उनको कमेंट करूँ। तो चलिए आपको बता दें कि एमपी में आज 10वीं के बाद 12वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पहला पर्चा हिंदी विषय का होगा। ये परीक्षा 1 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 8,58,623 परीक्षार्थी इम्तिहान देंगे। आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पे किए गए हैं। केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही संवेदनशील केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि पारदर्शिता पर कोई सवाल ना उठ सके। तो 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट आज एग्जाम देंगे। 12वीं का आज पेपर है, हिंदी का पेपर है। गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ में भी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज होने जा रही है। आज से 24 मार्च तक 10वीं की बोर्ड परीक्षा चलेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक ये परीक्षा होगी। 10वीं बोर्ड में 3,40,000 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं और कल से शुरू हो गई है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार 2,400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए हैं। वहीं राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 168 से ज्यादा परीक्षा केंद्र यहां पे बनाए गए हैं। नारायणपुर में सबसे कम यानी कि 15 परीक्षा केंद्र बने हैं। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।